हेलो बच्चों, आज की वीडियो कक्षा 11वीं के लिए है। उनकी वार्षिक परीक्षा आने वाली है। 1 या 2 दिन में उनका हिंदी का एग्ज़ाम है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उनकी पुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के मैंने उत्तर भी साथ में लिखे हैं। बिल्कुल सरल भाषा रहने वाली है, आपको एक बार सुनते ही समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। इस तरीके की भाषा का मैंने प्रयोग किया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हामिद के चरित्र की विशेषताएं बताइए। पहला ही चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 2-3 प्रश्न इसमें से इंपॉर्टेंट बनते हैं। हामिद ईदगाह कहानी का नायक है। हालांकि वह एक छोटा बच्चा है, लेकिन अपने गुणों के कारण उसने सबको प्रभावित किया है। हमें उसके गुणों के बारे में बताना है, उसकी विशेषताएं बतानी है। पहली विशेषता, हामिद दयालु है क्योंकि उसे अपनी खुशी से अधिक अपनी दादी की हालत दिखाई देती है। वह मिठाई या खिलौना खरीदने की जगह चिमटा खरीदता है। दूसरी विशेषता, हामिद एक समझदार और जिम्मेदार बालक है। उसे लगता है कि चिमटा एक ऐसी वस्तु है जिसकी उसके घर में सबसे अधिक ज़रूरत है। तीसरी विशेषता, हामिद एक तार्किक बच्चा है। अपने जो विचार हैं उनको तर्कों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। वह अपनी बातों और काम को सही सिद्ध करने के लिए तर्क का सहारा लेता है। वह चिमटे को सभी मिट्टी के खिलौनों के ऊपर सही सिद्ध कर देता है और उसके सभी मित्र जो हैं प्रभावित भी हो जाते हैं। तो वह एक तर्कशील बच्चा है। अपनी बात को प्रूव करने के लिए वैलिड रीज़न देता है, तर्क देता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। ये लाइन जो है ईदगाह में जब नमाज पढ़ी जाती है उस पैरा में से ली गई है। ये पैरा आपका सप्रसंग व्याख्या के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार आ भी चुका है एग्जाम्स में। इस कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है। उत्तर देखते हैं। यह पंक्ति ईदगाह में नमाज के दृश्य के बारे में कही गई है। जब नमाज के समय सभी लोगों के सिर एक साथ झुकते और एक साथ उठते हैं, तब यह पंक्ति लेखक ने उन लोगों के लिए कही। इस्लाम धर्म में सभी लोग समान हैं। यह दृश्य देख करके लेखक को ऐसा लगता है कि लाखों बल्ब एक साथ जल गए हैं, एक साथ बुझ गए हैं। इस दृश्य से ऐसा लगता है कि मानो सभी व्यक्ति आपस में भाईचारे की भावना से जुड़े हुए हैं। इसके बाद एंड में हम निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं कि इससे पता चलता है कि धर्म जो है किसी को तोड़ता नहीं है, बल्कि जोड़े रखने का काम करता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं इसी चैप्टर से। हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करते हुए क्या तर्क दिए। हामिद ने मेले में से चिमटा तो खरीद लिया, लेकिन क्योंकि वो एक छोटा बच्चा था, उसे ये भी बात दिमाग में खटक रही थी कि सभी बच्चे जो हैं उसका मजाक उड़ाएंगे। तो उसने अपने चिमटे को खिलौने की तरह से प्रेजेंट किया और क्या क्या तर्क दिए उसके फेवर में, चलिए देखते हैं। हामिद के सभी मित्रों ने खिलौने खरीदे, जबकि हामिद ने दादी के लिए चिमटा खरीदा। चिमटे को मिट्टी के खिलौनों से अच्छा बताने के लिए उसने कुछ तर्क दिए। सबसे पहला तर्क क्या दिया उसने? उसने अपने चिमटे को खिलौना बताया। कंधे पर रखो तो वो बंदूक बन जाता है और हाथ में ले लो तो साधुओं वाला चिमटा बन जाता है और उसको गाने बजाने के लिए मजीरे की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी के खिलौने तो कुछ देर में टूट जाएंगे, लेकिन चिमटे का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आग, पानी, तूफान, आंधी सभी से चिमटा अकेले लड़ सकता है। इसलिए उसने अपने चिमटे को नाम दिया रुस्तमे हिंद। चिमटे को देखकर अम्मा खुश हो जाएगी और दुआएं देगी। बड़े लोगों की दुआएं बड़ी काम की होती हैं। जीवन आसान हो जाता है जब बड़े लोगों की दुआएं आपके साथ हों। चिमटे से रोटियां तवे से उतारकर चूल्हे में सेक सकते हैं। तो ये कुछ तर्क थे जो उसने अपने चिमटे को मिट्टी के खिलौनों के ऊपर सही सिद्ध करने के लिए दिए। अगला प्रश्न, दोपहर का भोजन कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताइए। इसमें हमें बताना है कि जो कहानी का शीर्षक है दोपहर का भोजन, क्या वो ठीक है। दोपहर का भोजन कहानी में निम्न वर्ग की गरीबी का चित्रण किया गया है। इस परिवार की स्थिति इतनी खराब है कि घर में खाने के लिए भोजन नहीं है। इस कहानी की पूरी घटना दोपहर के भोजन के समय की है। सिद्धेश्वरी जो है दोपहर का भोजन बनाती है और सभी सदस्य एक एक करके आते हैं और खाना खा करके चले जाते हैं। थोड़ी बहुत बातचीत उनके बीच में होती है, इससे कहानी आगे बढ़ती है। कहानी में बहुत ज़्यादा घटनाएं नहीं हैं, केवल सब लोग आएंगे, खाना खाएंगे और सिद्धेश्वरी उनसे कुछ बात करेगी। इसी तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। यह पूरी कहानी दोपहर के भोजन को केंद्र में रख करके बनाई गई है, इसलिए इस कहानी का शीर्षक दोपहर का भोजन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्धेश्वरी ने घर के सदस्यों के सामने एक दूसरे के बारे में झूठ क्यों बोला। या एक दूसरा प्रश्न बनता है कि सिद्धेश्वरी का एक झूठ 100 सच पर भारी है, कैसे। तो दोनों का उत्तर एक जैसा ही होगा। हमें बताना है कि जो सिद्धेश्वरी झूठ बोलती है वो परिस्थिति के अकॉर्डिंग सही है। सिद्धेश्वरी का परिवार गरीबी से घिरा हुआ था।
गरीबी की समस्या के कारण लोग एक दूसरे से बात करने से भी कतराते थे, लेकिन सिद्धेश्वरी अपने परिवार को जोड़कर रखने के लिए और सब में प्रेम बनाए रखने के लिए खुद ही बोलती रहती है। कहानी जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अगला बंदा बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, परिवार के बाकी लोग आपस में बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, सिद्धेश्वरी ही चला करके कुछ-कुछ बोलती रहती है। वह सभी सदस्यों के सामने एक दूसरे के बारे में झूठ बोलती थी ताकि पूरा परिवार उससे जुड़ा रहे। उसका बोला गया झूठ उसके परिवार को जोड़ने के लिए ज़रूरी था। परिवार जिस स्थिति से गुज़र रहा था, जितने गरीब थे वो, जैसी उनकी हालत थी, ऐसे में एक मेंटल सपोर्ट वो सबको दे रही थी ताकि आपस में सब प्रेम से जुड़े रहें, एक दूसरे के बारे में झूठ-मूठ, अच्छी-अच्छी बातें बोलकर। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंशी जी और सिद्धेश्वरी की असंबद्ध बातें कहानी से संबद्ध कैसे हैं? यानी कि बातों में कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई सेंस नहीं है, लेकिन फिर भी कहानी को वो आगे बढ़ाती हैं कैसे? इस कहानी में मुंशी जी और सिद्धेश्वरी दोपहर के भोजन के समय आपस में बातें करते हैं। उनकी बातें हमें आपस में जुड़ी हुई नहीं जान पड़ती। जैसे सिद्धेश्वरी कहती है कि अब बारिश नहीं होगी, जिसका उत्तर मुंशी जी देते हैं कि मक्खियाँ बहुत हो गई हैं। फिर सिद्धेश्वरी प्रश्न करती है, फूफा जी बीमार है, उनका कोई समाचार आया क्या? तो मुंशी जी उत्तर देते हैं, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है। यानी 2 अलग प्रश्न हैं, उनके 2 अलग उत्तर हैं। तो ये प्रश्न और उत्तर, इनकी बातचीत जो है आपस में संबद्ध नहीं है, संबद्ध मतलब जुड़ी हुई नहीं है। इस तरह की बातें ये सिद्ध करती हैं कि मुंशी जी घर की समस्या पर बात करने से बच रहे थे। सभी सदस्य इस घर के आपस में बात करने से इसीलिए बचते थे ताकि घूम फिर कर बात जो है असली समस्या पर ना पहुंच जाए। वे उल्टे सीधे जवाब देकर ये चाहते थे कि समस्या पर बात करनी शुरू ना हो जाए। अगला प्रश्न, भव्य पुरुष ने कहा, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है, इसका क्या तात्पर्य है? कि जहाँ अंधकार है वहीं उजाला है, इस बात का हमें मतलब समझाना है। अंधेरा और प्रकाश एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अंधेरे से ही प्रकाश निकलता है और तभी अंधेरा मिट पाता है। भव्य पुरुष इस तरीके की बातें लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए करता था। इस तरह की गोलमोल बातें वो इसलिए करता था कि लोग जो है अच्छे से उसका अर्थ ना समझ पाएँ और लगे कि बाबा बहुत ज्ञानी है और उनके पास हर समस्या का समाधान ज़रूर है। तो लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए वो इस तरीके की बातें करता था। उसका मानना था, उसके अनुसार, मनुष्य के हृदय में अंधकार भरा हुआ है। अगर लोगों को उस अंधकार को दूर करना है तो उसमें उन्हें प्रकाश को जगाना होगा। अपने हृदय के अंदर ही, उस अंधकार के अंदर ही प्रकाश को जगाना होगा। यानी अंधेरे से ही प्रकाश निकलेगा और तभी वो प्रकाश अंधेरे को दूर कर पाएगा। अगला प्रश्न, भीतर के अंधेरे की टॉर्च और सूरज छाप टॉर्च बेचने में क्या अंतर है? सबसे पहले सूरज छाप टॉर्च को देख लेते हैं तो थोड़ा प्रश्न आसान हो जाएगा। सूरज छाप टॉर्च बेचने वाले लोग रात के अंधेरे का भय दिखाते हैं। भय आएगा यहाँ, भय दिखाते हैं। अंधेरे से लोगों को डराते हैं। अंधेरे के कारण होने वाली परेशानियों का वर्णन करते हैं और उन्हें अपनी टॉर्च बेचते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ लोग दुनिया को भीतर के अंधेरे से डराते हैं। जिसको बाहर के अंधेरे से डराकर टॉर्च बेचनी है तो वो रात के अंधेरे का भय दिखाएगा। लेकिन जिसको ऐसी टॉर्च बेचनी है जो कि उसके अंदर के अंधेरे को भगाती होगी, तो वो लोगों को कैसे डराएगा? भीतर के अंधेरे से डराएगा। भीतर के अंधेरे के कारण पैदा होने वाले दुख का वो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं और फिर अपनी शरण में आने को कहते हैं, यानी फिर अपनी टॉर्च बेचते हैं। पहले लोगों को अंदर के अंधेरे से डराएंगे, आत्मा परमात्मा जैसे शब्दों का प्रयोग करके उनको इस तरीके से डराएंगे और फिर अपनी शरण में आने को कहेंगे ताकि वो अपनी टॉर्च बेच सके, ताकि समाधान के नाम पर उनका शोषण कर सकें। अगला प्रश्न, अगर कोई लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो वह ज़रूर अपनी कंपनी की टॉर्च बेचना चाहता है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। इस वाक्य का अर्थ है, यदि कोई व्यक्ति किसी घटना या स्थिति का केवल बुरा पहलू आपको दिखा रहा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि वह ज़रूर आपको ठगना चाहता है। क्योंकि दुनिया में हर परिस्थिति के 2 पहलू ज़रूर होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। ऐसा नहीं है कि केवल किसी घटना में बुराई ही बुराई छपी हो, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू ज़रूर होते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल नकारात्मकता की बातें करे, आपको डराए, तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ देर के बाद वही व्यक्ति आपके सामने उस नकारात्मकता को दूर करने के लिए समाधान पेश करेगा और आपसे उस समाधान की कीमत वसूलेगा। तो ये उसके लिए कहा गया है कि अगर कोई अंधेरे का डर दिखाता है तो ज़रूर उस डर को दिखाने के बाद, लोगों को अंधेरे से डराने के बाद एक टॉर्च उनको पेश करेगा ताकि लोग उस अंधेरे के डर से उसको खरीद लें।
अगला प्रश्न, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन पन है ये की प्रतिच्छाया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखते हैं। यह पंक्ति चमेली के पति के बारे में कही गई है। लेखक कहता है, यदि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता देखकर किसी के मन में करुणा जगती है तो हम मान सकते हैं कि वह अच्छे हृदय का व्यक्ति है। लेकिन अक्सर लोगों के मन में किसी दूसरे को देख करके दया तो आ जाती है, लेकिन लोग बहुत सारे झंझटों से बचने के लिए किसी अन्याय का विरोध नहीं करते। यदि व्यक्ति के मन में करुणा की भावना है तो वह यदि व्यक्ति के मन में करुणा की भावना है और वह समय पड़ने पर आवाज नहीं उठाता तो उस व्यक्ति को हम गूंगा ही मानेंगे। उसकी करुणा किसी भी काम की नहीं है। अगर वो अन्याय का विरोध नहीं करता और समय पड़ने पर बोलता नहीं है, गूंगा बना रहता है, तो वो वास्तव में गूंगा ही माना जाएगा। अगला प्रश्न, गूंगा दया या सहानुभूति नहीं अधिकार चाहता था, स्पष्ट कीजिए। इस कहानी में गूंगा जो है भीख नहीं मांगता, मेहनत करके अपना पेट भरता है। वह आत्मसम्मान से जीना चाहता है, उसके लिए मेहनत करता है। क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ाना हो तो आप उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ उसने काम किया था। और यदि कोई व्यक्ति मेहनत करके अपना पेट भरता है तो उसे किसी की दया या सहानुभूति की आवश्यकता नहीं होती, उसे बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा के अनुसार क्या क्या होना चाहिए। स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करना है, अगर स्त्रियों को बराबरी का अधिकार देना है, तो ज्योतिबा फुले के अनुसार समाज में क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, हमें ये बताना है। ज्योतिबा फुले के अनुसार स्त्री शिक्षा से ही स्त्री को समानता मिल पाएगी। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यही है कि उसको शिक्षा का अधिकार मिले, उसको शिक्षित किया जाए, तभी वो समानता ले पाएगी। जितने अधिकार और स्वतंत्रता पुरुषों को मिलते हैं, उतने ही अधिकार और स्वतंत्रता किसी स्त्री को भी मिलने चाहिए। और स्त्रियों को किसी के दया पर आश्रित नहीं होना चाहिए। उन्हें अपने अधिकारों के प्रति खुद जागरूक होना पड़ेगा ताकि कोई उनका शोषण न कर सके। तो ये 2-3 बातें हैं कि स्त्री को समानता का अधिकार कब मिलेगा, जब उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाए, जब उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया जाए और स्त्री स्वयं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो तब। अगला प्रश्न, ज्योतिबा ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया और क्यों? इस क्वेश्चन में हमें बता देना है कि किन-किन बुराइयों के खिलाफ ज्योतिबा ने आवाज उठाई और संघर्ष किया। सबसे पहले ज्योतिबा ने ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी मानसिकता के विरुद्ध आवाज उठाई। ज्योतिबा के अनुसार ब्राह्मण और सत्ता वर्ग एक दूसरे से मिले हुए हैं, तभी वे इतने बड़े स्तर पर शोषण कर रहे हैं। उनका मानना था, यदि गरीब लोगों से टैक्स लेकर के सरकार अमीर लोगों के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कर रही है, तो ऐसी शिक्षा से समाज का भला नहीं हो सकता। यानी पैसा कोई और दे और लाभ कोई और उठाए तो उससे समाज का भला नहीं हो सकता। शिक्षा पर हर जाति, हर वर्ण, हर धर्म का समान अधिकार है। ज्योतिबा फुले ने शिक्षा के साथ-साथ अछूतों पर, शोषितों पर और महिलाओं पर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ भी आवाज उठाई है। अगला प्रश्न, ज्योतिबा और सावित्रीबाई का दाम्पत्य क्या प्रेरणा देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले पति पत्नी थे। उन्होंने आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करके स्त्री शिक्षा के मिशन को पूरा किया। वे किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ियों में जाते थे और लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए समझाते थे। लोग उनके कामों में तरह तरह की रुकावटें डालते थे, लेकिन फिर भी वो अपने काम में लगे रहे और दोनों जब लगे रहे तो वो अपने काम में सफल भी रहे। दोनों ने मिलकर जब काम किया तो एक बहुत मुश्किल काम जो था उनके लिए सरल बन गया और उन्होंने उस काम को सफलतापूर्वक पूरा किया। उनका ये संबंध आजकल के दंपतियों को भी प्रेरणा देता है। अगला प्रश्न इसी चैप्टर से, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में क्यों नहीं है? आंसर देखते हैं। भारत के समाज सुधारकों की सूची किसने बनाई है, या वो सूची जिन पुस्तकों में मिलती है वो किसने लिखी है? उच्च वर्ग के लोगों ने वो पुस्तकें लिखी है, इसलिए ज्योतिबा फुले का नाम कहीं नहीं है। उच्च वर्ग के लोग ये नहीं चाहते थे कि आम जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाए, तो उनकी शक्तियां कम हो जाएंगी। ज्योतिबा फुले स्त्री समानता की बात भी करते थे। जैसे ही समाज की सभी स्त्रियां अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो जाएंगी, तो जो आधे पुरुष बचेंगे, समाज का आधा भाग जो स्त्रियां हैं वो अगर अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो गई, तो बाकी जो आधा वर्ग है उनके अधिकार छिन जाएंगे, उनका रहना, उनके अधिकारों में कमी होना उनको बुरा लगेगा। अगला पॉइंट है, ज्योतिबा फुले सभी वर्गों की शिक्षा की बात करते थे। यदि छोटे और बड़े सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे तो छोटे लोगों का शोषण करना बड़े लोगों के लिए, ताकतवर लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं
के वजह से ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की श्रेणी में नहीं लिया जाता, उस लिस्ट में इनका नाम नहीं है। वो लोग नहीं चाहते थे कि ज्योतिबा फुले को प्रचार मिले, उनके फॉलोवर्स बढ़ें, उनके अनुयायी बढ़ें, उनकी बातें फैलें, उनके विचार फैलें और सारा समाज जागरूक हो जाए। खानाबदोश कहानी का मूल भाव क्या है? खानाबदोश उनको कहते हैं जो खाने की तलाश में इधर-उधर भटकते रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो हम उसका अर्थ भी बता सकते हैं। खानाबदोश कहानी का मूल भाव है मजदूरों का शोषण। निम्न वर्ग के लोग अक्सर रोजगार की तलाश में इधर से उधर भटकते रहते हैं और वो कभी स्थायी जीवन नहीं जी पाते। वो जहाँ भी जाते हैं उन्हें बाहर से आया हुआ समझा जाता है और बाहर से आया हुआ समझ करके सूबे सिंह जैसे लोग उनका शोषण करना चाहते हैं। यदि वे विरोध भी करते हैं, मजदूर वर्ग अगर विरोध भी करता है तो उन्हें जाति, धर्म, पैसे जैसी समस्याओं में उलझा करके आपस में लड़ा दिया जाता है। इसलिए ये वर्ग जो है क्योंकि कम शिक्षित होता है और जीवन जीने को मजबूर होता है इस तरीके से, तो ये वर्ग हमेशा खानाबदोश जैसा जीवन जीने को मजबूर रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, खानाबदोश कहानी में आज के समाज की किन-किन समस्याओं को उठाया गया है? आंसर देखते हैं। सबसे मेन और सबसे बड़ी समस्या है मजदूरों का शोषण हो रहा है और वो उस शोषण को सहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनको अपना पेट भरना है, अपना परिवार पालना है, इसलिए वो शोषण को सहने के लिए भी मजबूर हैं। दूसरा, मजदूर नरक जैसा जीवन जीते हैं, उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। इस कहानी में जैसा बताया है कि कैसे दड़बे-नुमा झोंपड़ियों में रहते हैं, सीधा खड़ा भी नहीं उनके अंदर हुआ जाता। बहुत छोटी झोंपड़ियां हैं, कच्चे झोंपड़ियां हैं नीचे से, और कैसे वो जंगलों में पड़े रहते हैं, मूलभूत सुविधाएं भी उनको प्राप्त नहीं है। समाज की स्त्रियां सुरक्षित नहीं हैं, उन्हें शोषण का शिकार होना पड़ता है। अधिकतर लोग शोषण को देखकर चुप हो जाते हैं। सभी लोग ये मानते हैं कि जब तक हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, हम दूसरों के पंगे में ना पड़ें, दूसरों की मदद ना करें। इससे शोषणकर्ता की हिम्मत और बढ़ती रहती है और समाज में जाति वाला भेदभाव भी अभी तक व्याप्त है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पैसे के नाम पर लोगों को लड़ा दिया जाता है अगर वो कभी एक होने की बात सोचते भी हैं तो इन समस्याओं को इस कहानी में उठाया गया है। अगला प्रश्न है इसी चैप्टर से, अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी है, भाव स्पष्ट करें। सुखिया और मानो दोनों पति पत्नी थे, एक ईंट भट्टे पर काम करते थे, मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। ईंट भट्टे पर रहने की मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी। दड़बे नुमा छोटी छोटी झोंपड़ियां थी। दड़बा कहते हैं मुर्गी के पिंजरे को। तो पिंजरे जैसी छोटी छोटी झोंपड़ियां थी। हवा, पानी और रोशनी का कोई इंतजाम नहीं था, लेकिन वो लोग अपना पेट भरने के खातिर ऐसा नर्क जैसा जीवन जीने को मजबूर थे। मानो अपने पति को कई बार समझाती थी कि अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी होती है। उसका मानना था कि अगर वो अपने घर में रहेंगे, अपनी पैतृक जगह पर रहेंगे, तो वो थोड़े कम पैसों में भी गुजारा कर लेंगे, तो ऐसी स्थितियों में रहने को उनको मजबूर नहीं होना पड़ेगा। बाहर जाकर पैसे कमाने के लालच में उन्हें जानवरों की तरह रहना पड़ता है और वो उस तरह रहने पर मजबूर भी हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उसकी माँ कहानी में लेखक ने जानकी को केंद्र में क्यों रखा? उत्तर देखते हैं, उसकी माँ कहानी में जानकी केंद्र में है। जानकी न तो शासन का समर्थन करती है और न ही शासन का विरोध करती है। वो केवल एक माँ है और उसका मन अपने पुत्र लाल के प्रति ममता से भरा हुआ है। जब लाल शासन का विरोध करने के कारण गिरफ्तार होता है, तब भी वो उसको दोषी नहीं मानती, अपने बेटे का साथ देती है, उसको दोषी नहीं मानती। घर का एक एक सामान बेचकर वो वकील को पैरवी के पैसे देती है, लेकिन उसके सारे प्रयास जो हैं बेकार हो जाते हैं। उसके पुत्र को फांसी की सजा मिलती है। अपने बेटे का आखिरी पत्र पढ़ने के बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार ये सारी कहानी जो है लाल की माँ के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, इसलिए ये केंद्रीय भाव है, इसका केंद्र में जानकी को रखा गया है। उसकी माँ कहानी में दो तरह की मानसिकताओं का वर्णन किया गया है, एक लाल की मानसिकता और दूसरी उसके चाचा की मानसिकता। आपके विचार में कौन सा सही है? थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। इस कहानी में दो विरोधी मानसिकताओं का चित्रण किया है। पहली मानसिकता है लाल जैसे लोग, ये नई पीढ़ी के लोग हैं, ये राज सत्ता के विरोध में खड़े हुए हैं, यानी जिस तरीके की व्यवस्था है देश में उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। इनके स्वर में विद्रोह है, यह न्याय को सहन नहीं करते और अपने अधिकारों को पाने के लिए जान देने तक को तैयार हो जाते हैं और जान दे भी देते हैं। दूसरे पक्ष में लाल के चाचा जैसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जीवन में शांति के लिए, अपनी थोड़ी सी सुविधा के लिए राज सत्ता के तलवे चाटने को तैयार हैं। वो अपनी सुख सुविधा के लिए गुलामी करने को भी तैयार हैं। ऐसे लोगों की वजह से भारत बहुत लंबे समय तक गुलाम बना रहा। तो
अगर हमें अपने विचार लिखने हैं तो हम लाल जैसे लोगों का समर्थन करेंगे जो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए जान देने को भी तैयार हो जाते हैं। अगला प्रश्न, उसकी माँ कहानी में लाल का व्यवहार सरकार के प्रति षड्यंत्रकारी था या नहीं, ये हमें बताना है। उत्तर देखते हैं, लाल का विरोध किसी सरकार से नहीं था, किसी व्यक्ति से नहीं था। उसका विरोध उस भावना से था जिसने उसके देश को गुलाम बनाया हुआ था। वो सरकार के प्रति षड्यंत्र नहीं कर रहा था, वो केवल अपने देश को गुलामी से आज़ाद कराना चाहता था। वो भारत माता को गुलामी से आज़ाद कराना चाहता था। सरकार उसको षड्यंत्रकारी मानती थी क्योंकि सरकार के विचारों का वो विरोध करता था, तो सरकार उसे षड्यंत्रकारी मानती थी, लेकिन वह सही अर्थों में षड्यंत्रकारी न होकर के क्रांतिकारी था। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य से कैसे जुड़े हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र साहित्यकार हैं। इन्हें आधुनिक गद्य का जनक भी माना जाता है। इनसे पहले हिंदी जो थी पद्य रूप में पाई जाती थी, इन्होंने गद्य की शुरुआत की। हिंदी नाटक और निबंध की शुरुआत भी भारतेंदु से ही मानी जाती है। हिंदी में नाटक लिखना इन्होंने शुरू किया और निबंध लिखना इन्होंने शुरू किया। भारतेंदु ने हिंदी भाषा की उन्नति के लिए बहुत अधिक प्रयास किए। हिंदी की स्थापना करने के लिए उन्होंने प्रसिद्ध नाटकों का हिंदी में अनुवाद और मंचन किया ताकि आम जनता उनसे जुड़ सके। इससे पहले हिंदी पद्य रूप में थी, कामकाज की भाषा उर्दू थी। हिंदी को स्थापित करने के लिए उन्होंने जो है फेमस नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया। अलग अलग भाषाओं में जो नाटक लिखे गए हैं उनका हिंदी में अनुवाद किया और उनका मंचन किया, उनको अभिनय कराया गया, लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया उन नाटकों को, ताकि लोग अधिक से अधिक उनसे जुड़ सके। उन्होंने प्रेस खोली और कई पत्र पत्रिकाएं उसमें छापी, बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं निकाली। कुल 35 वर्ष की उनकी आयु थी। 35 वर्ष की आयु तक उन्होंने 175 से भी अधिक पुस्तकें लिख डाली थी। तो ये उनका योगदान था हिंदी और हिंदी साहित्य के प्रति। अगला प्रश्न, देश का रुपया और बुद्धि बढ़े, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर देखते हैं। आसान सा उत्तर है, देश का रुपया और बुद्धि बढ़े इसके लिए लोगों को बड़े लोगों पर, राजा महाराजाओं पर डिपेंड होना छोड़ना होगा। राजा महाराजाओं पर आश्रित होना छोड़ना पड़ेगा। अपने बलबूते पर कोई काम करना पड़ेगा। आलस्य को छोड़ना पड़ेगा, स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा। रुपया पाने के लिए होड़ लगानी पड़ेगी। जब होड़ लगेगी तब हम आगे बढ़ने को मोटिवेट होंगे, मजबूर होंगे। और ये आगे बढ़ना केवल आर्थिक क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, केवल पैसा कमा लिया ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी क्षेत्रों में होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में, जाति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, समानता बड़े देश में, ये सारे काम होने चाहिए, तभी देश और समाज जो है उन्नति कर पाएगा। अगला प्रश्न, भारत के समय हिंदुस्तान की दशा कैसी थी? बड़ा आसान सा प्रश्न है क्योंकि भारत उस समय गुलाम था, तो वो सारी चीज़ें आपको लिख देनी है, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है कि बुक में क्या दे रखा है। भारतेंदु के समय देश की दशा बहुत पिछड़ी हुई थी। देश पर अंग्रेजों का राज था। वो हमारा सारा कच्चा माल सस्ते दामों पर खरीद लेते थे और अपने देश में ले जाते थे। वहाँ से उसको तैयार माल बनवा करके लाते थे और हमारे देश में ऊंची कीमतों पर, अपनी मनमानी कीमतों पर बेचते थे। इससे हमारे उद्योग धंधे ठप पड़ गए और देश जो है लगातार गरीब होने लगा। सबसे अधिक शोषण आम जनता का हो रहा था। देश में बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे अंधविश्वास, जादू टोना, जाति प्रथा, छुआछूत, धर्म के आधार पर भेदभाव और बंटवारा, स्त्रियों की दशा बड़ी खराब थी, बाल विवाह का प्रचलन था, शिक्षा नहीं थी, लोग अशिक्षित थे। ये सारी समस्याएं समाज में थी। इन समस्याओं के कारण भी लोग जो है, उच्च वर्ग के लोग और शासन वाले लोग जो है, बड़ी जल्दी आम जनता में फूट डाल देते थे और राज करते थे और इनका शोषण करते थे। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु ने भारतीय अतीत का समर्थन क्यों किया? भारतेंदु अपने अतीत का समर्थन लोगों में जोश भरने के लिए करते थे। उन्हें प्रेरित करने के लिए देश के अतीत की गौरव भरी बातें बताते थे। ये थोड़ा उल्टा प्रिंट हो गया। तो देश का जो अतीत था जिसमें बहुत सारा गौरव था, वो वाली बातें बताते थे कि कैसे कैसे महान राजा महाराजा हुए, उन्होंने कैसे देश के हित के लिए काम किए, कैसे उनके राज्य में बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत शांति थी, लोग बड़े खुश थे, उन लोगों का वो जिक्र करते थे। फिर वो ऐसा क्यों करते थे? उनके अनुसार जैसे हनुमान जी को जब अपना बल याद दिलाया गया तब उन्होंने समुद्र को पार कर लिया, ठीक उसी प्रकार एक दिन जब भारत के आम आदमी को अपनी शक्ति का एहसास होगा तो वो भी अन्याय के विरुद्ध उठ खड़ा होगा, तब उसे किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी आज की वीडियो। आज हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए गद्य के अंतरा बुक के। इसके बाद एक दूसरी वीडियो में बनाऊंगी जिसमें पद्य भाग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तब तक आप इसको 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।